जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू स्मार्ट आइज फाउंडेशन। और आज हम लोग करने वाले हैं आसाम प्रहरी का प्रीलिम्स 2025 स्पेशल। देखिए, आसाम प्रहरी स्टार्ट करने के पीछे स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन का पर्पस ये था कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो स्मार्ट आईएएस के इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं या फिर जो स्मार्ट आईएएस से यूट्यूब के थ्रू कनेक्टेड हैं, उनको आसाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के लिए प्रीलिम्स हो या मेंस हो या फिर इंटरव्यू स्टेज हो, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़े। अब इसी मोटिव को आगे कंटिन्यू करने के लिए तुम्हारे साथ एक खुशखबरी मैं शेयर कर रहा हूं कि अब आसाम प्रहरी का सेशन मैं तुम्हारे साथ करूंगा। तो इसको हम और बेहतर तरीके से करेंगे। पहले अपकमिंग प्रीलिम्स जो कि 8 जून को आपका होने वाला है, एपीएससी का प्रीलिम्स 8 जून को है, तो इसलिए इस 8 जून को देखते हुए ये प्रीलिम्स स्पेशल आसाम प्रहरी सेशन में स्टार्ट कर रहा हूं, जो 8 जून प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर किया गया है। यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं तुम्हारे साथ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जहां पे करंट अफेयर्स के एमसीक्यू आ सकते हैं, असम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के एमसीक्यू जो आ सकते हैं, उसको मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा फिल्म से पहले। एक सेशन आज मैं ले रहा हूं, कुछ एक सेशन और भी लूंगा, ताकि आप एग्जाम के पहले और बढ़िया तैयारी कर लीजिए। और फिर उसके बाद जिस तरह से रेगुलर संडे टू संडे आसाम प्रहरी का सेशन चलता था, हम संडे टू संडे आसाम प्रहरी का सेशन करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे और बेटर मैनर में करेंगे, जिससे आपके एग्जाम की तैयारी और बढ़िया हो सके, है ना। सो एकदम टेंशन नहीं लेने का, रिलैक्स रहने का, क्योंकि मैं हूं ना। ओके, आज के टॉपिक्स देखिए कौन कौन से हैं। आज के टॉपिक्स ये यहां पे जो लेफ्ट कॉलम में आपको दिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्रीन के, तो ये टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू मैं तुम्हें डिस्कशन करवाऊंगा आज के सेशन में। और फिर साथ में यहाँ राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आसाम स्पेसिफिक पीवाईक्यू हैं। तो एक सेशन में आसाम प्रहरी का ये जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक सेशन है, इसमें हम करंट अफेयर्स के भी एमसीक्यू करेंगे और साथ ही साथ स्टैटिक पोर्शन का भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा, जो मैं आगे फिर डिस्कशन करवा दूंगा। पहले तुम अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। क्या क्या टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो आज के सेशन में प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए जो टॉपिक्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, और ये प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट किया गया है गाइज। एपीएससी प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रखते हुए, जो कि कब है, आपको 8 जून को है। बिना डरे, बिना घबराए, बिना किसी चीज से पैनिक हुए आपको एग्जामिनेशन देना है। हम आपके साथ हमेशा हैं, इसलिए बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, ठीक है। चलिए, पहला टॉपिक क्या, चीफ मिनिस्टर्स जीवन प्रेरणा स्कीम। अब यहां पे नाम क्या दिख रहा है कि असम के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने एक बड़ा अच्छा स्कीम लॉन्च किया है, जीवन प्रेरणा स्कीम। किसके जीवन में प्रेरणा देने के लिए, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, सपोर्ट के लिए है, वो देखेंगे। इससे रिलेटेड कैसे एमसीक्यू बन सकता है। देन प्रोटोन थेरेपी। अब आप बोलोगे कि सर ये आसाम स्पेसिफिक क्यों हुआ, तो माय डियर, इसको रिलेटेड आसाम के बजट में एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट प्रोविजन, एक बड़ा अच्छा पार्ट मैंने देखा आसाम का बजट जो 2025 में प्रेजेंट हुआ। अब वहां से ना प्रोटोन थेरेपी से एक कॉन्सेप्ट बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, दैट्स वाई ये डिस्कस करेंगे। देन निर्बाक जर्नल, एक जर्नल जो बड़ा इंपॉर्टेंट थीम पर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, जिसका नाम है निर्बाक। असम लेजिस्लेटिव असेंबली। असम लेजिस्लेटिव असेंबली न्यूज में तो हमेशा रहती है, इसके स्पेशल सेशन भी कंक्लूड हुए। तो हम आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली की बेसिक से, उसके फाउंडेशन से क्या एमसीक्यू बन सकता है वो। देन आसाम साहित्य सभा। आसाम साहित्य सभा से रिलेटेड जो आसाम साहित्य सभा के स्टॉल वार्ड्स में फेमस लेजेंडरी पर्सन्स में से एक हैं पद्मनाथ गोहाइन बरुआ जी, इनसे रिलेटेड एमसीक्यू। देन एक रिसेंट स्कीम निर्माण सखी स्कीम। निर्माण सखी स्कीम राष्ट्र के निर्माण में, राज्य के निर्माण में, हमारे सोसाइटी के निर्माण में जो लोग हेल्प करते हैं उनसे रिलेटेड एक स्कीम है। देन पद्म भूषण अवॉर्डी श्री जतिन गोस्वामी जी। श्री जतिन गोस्वामी जी तो पद्म भूषण अवॉर्डी हैं, और इनको थोड़ा मैं पर्सनली जान सका अपने एक स्टूडेंट के थ्रू। तो इनसे रिलेटेड क्या एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट हो सकते हैं। पद्म अवार्ड्स को लेकर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी मैं फिर से शेयर कर दूंगा ताकि आप देख लीजिएगा। देन नेशनल ट्राइबल फिल्म एंड लिटरेचर फेस्टिवल विच वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन गुवाहाटी, और प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे देखेंगे। देन नॉर्थ ईस्ट सोशल वर्क कॉन्क्लेव, एक बड़ा यूनिक कॉन्क्लेव है जो सोशल वर्क की वैल्यू को जाहिर करता है, सोशल वर्क की वैल्यू को बताता है। एंड देन गोल्डन लंगूर, एक प्रोटेक्टेड स्पीसीज, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये सारे आज के आसाम प्रहरी प्रीलिम्स स्पेशल टॉपिक्स होंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए पहले टॉपिक पर। पहला टॉपिक क्या है, विथ रेफरेंस टू चीफ मिनिस्टर जीवन प्रेरणा स्कीम। चीफ मिनिस्टर के, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम के जीवन प्रेरणा स्कीम की हम बात करें, उससे रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला क्या है,
द स्कीम प्रोवाइड्स अ मंथली स्टाइपेंड की बात हो रही है ना, मंथली स्टाइपेंड ऑफ ₹2500 फॉर अप टू 1 ईयर to graduates from government universities and colleges in Assam who pass out in 2025। एकदम सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है कि जो भी आसाम के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से जो ग्रेजुएट पास होंगे, अब ग्रेजुएट जब पास होते हैं तो कभी हमने भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। आई वॉज लकी, मैंने अपनी मेहनत की और मेरे माता पिता का, मेरे गुरुजनों का और भगवान का आशीर्वाद था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, बीटेक कंप्लीट करने के बाद मेरे पास 3 जॉब थी। बट कई ऐसे ग्रेजुएट्स होते हैं हमारे जिनको स्ट्रगल करना होता है। स्ट्रगल करने में बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं है, पर अगर उन्हें सहयोग मिले, सरकार का सहयोग मिले, तो वो सहयोग से ना फिर जॉब ढूंढना, अपने लिए रिस्पेक्टेबल जॉब ढूंढना वो आसान हो जाता है। इसलिए सरकार इन्हीं यूथ को सपोर्ट करने के लिए महीने का 2500 रुपये स्टाइपेंड देगी। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है जी। दूसरा क्या, पास्ट बेनिफिशरीज ऑफ मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम। निजुत मोइना को कई बार क्लासेस में तुमने पढ़ा है और एमसीक्यू या टेस्ट में प्रैक्टिस किया है। तुम कहोगे तो मैं फिर से अगले सेशन में भी एक एमसीक्यू इसका करवा दूंगा। मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम के पास्ट बेनिफिशरीज दे शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल बेनिफिशरी अंडर दिस स्कीम। पास्ट बेनिफिशरी जो है मुख्यमंत्री निजुत मोइना के, दे शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल बेनिफिशरी अंडर दिस स्कीम। एकदम सही बात है जी कि जो पास्ट बेनिफिशरीज है मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम के, वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चाहे वो पास्ट बेनिफिशरी हो, चाहे वो प्रेजेंट बेनिफिशरी हो, या चाहे वो फ्यूचर बेनिफिशरी हो, अगर आपको मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम से सपोर्ट मिल रहा है, देन आप इस स्कीम के थ्रू सपोर्ट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फिर वो डुप्लीकेसी ऑफ एफर्ट हो जाएगा। दैट्स वाई सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। आप पार्ट नहीं है, सेल नॉट बी पे ध्यान देना है। थर्ड, द स्कीम ऑल्सो ऑफर्स अ वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹25,000। ये 2500 पर मंथ का है, और ये वन टाइम असिस्टेंस है 25,000 का, ये वन टाइम है। टू रिसर्च स्कॉलर्स को इनरोल्ड इन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज विथ एन इनहेंस्ड ग्रांट ऑफ 50,000 फॉर दिव्यांग रिसर्च स्कॉलर्स। जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको एक टाइप का 25,000 का ग्रांट मिल सकता है, और जो दिव्यांग रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो स्पेशली एबल्ड हैं, उनको एक बार में 50,000 का भी ग्रांट मिल सकता है। थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। So this is a very ambitious project, very ambitious scheme program by the Honorable Chief Minister of Assam, जिससे आसाम के यूथ को सपोर्ट दिया जाएगा। यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं जी, ठीक है। निजुत मोइना वाले एप्लीकेबल नहीं है, ये याद रखिएगा। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। डी, इसका आंसर डी है, बी नहीं। उसको जरा सही कर लो, वहाँ पे क्या लिखना है हमें, ऑल 3 लिखना है ना, वो वहाँ पे डी है, डी 1, 2 एंड 3, ऑल 3 मतलब ऑल 3 है जी, तीनों करेक्ट है, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस यूथ को दिया जा रहा है, यूथ का एम्पावरमेंट होगा। 2500 रुपये पर महीने दिए जाएंगे, 25,000 रुपये रिसर्च स्कॉलर को। दिव्यांग जन वाले जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनको 50,000, और चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर बेनिफिशियरी हो मुख्यमंत्री निजुत मोइना, वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो भैया हमारे 1, 2 और 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट थे, ठीक है। बुझी भाई से आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे, प्रोटॉन थेरेपी। अब प्रोटॉन थेरेपी की बात ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ असम वो कर रही हैं बजट में। प्रोटॉन थेरेपी एक बड़ा अच्छा डेवलपमेंट है मेडिकल फील्ड में, साइंस में। प्रोटॉन थेरेपी में हम क्या देखते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दैट दिस थेरेपी यूजेस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स टू टारगेट एंड डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स व्हाइल मिनिमाइजिंग डैमेज टू सराउंडिंग टिश्यूज। एकदम करेक्ट बात है। अब देखो, जैसे बॉडी का कोई पार्ट है और इस पार्ट में अगर कैंसर सेल्स डेवलप हो रहे हैं, तो प्रोटॉन थेरेपी से क्या होगा ना, डायरेक्ट इस पार्ट को टारगेट किया जाएगा और धीरे धीरे इस सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, और आसपास का जो हेल्दी सेल होगा ना उसमें बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा। एकदम टारगेटेड अप्रोच अडॉप्ट किया जाएगा, जिससे मरीज का कैंसर खत्म हो, उसको और कोई नुकसान नहीं हो। पहला एकदम करेक्ट। दूसरा क्या, इट इज मोर प्रिसाइज देन कन्वेंशनल फोटोन एक्सरे थेरेपी रिड्यूसिंग साइड इफेक्ट्स। एकदम सही बात है जी। प्रोटॉन थेरेपी एक नया डेवलपमेंट है जो कन्वेंशनल एक्सरे थेरेपी से ना ज्यादा इंपैक्टफुल होता है, ठीक है। और ज्यादा इंपैक्टफुल होगा तो साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। अभी भी कैंसर का ट्रीटमेंट एक्सरे थेरेपी से, फोटोन थेरेपी से किया जाता है, पर उसमें साइड इफेक्ट के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसमें एकदम कम कर दिया जाएगा। थर्ड क्या, प्रोटॉन थेरेपी इज वाइडली अवेलेबल इन इंडिया इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। नहीं, अभी वाइडली अवेलेबल नहीं है, इसलिए तो आसाम की गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आसाम में भी
कैंसर रिसर्च के लिए, कैंसर के इलाज के लिए प्रोटीन थेरेपी को इंक्लूड किया जाएगा। सरकार वो खर्चा मुहैया करवाएगी, ठीक है, वो फैसिलिटी सरकार मुहैया करवाएगी, खर्चा सरकार खुद वहन करेगी। सो 1 and 2 इज करेक्ट। ओके, 1 and 2 इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है जर्नल निर्वाक के ऊपर। निर्वाक, यहां एक जर्नल की बात हो रही है, एक पत्रिका की बात हो रही है जिसका नाम क्या है, निर्वाक नाम है। निर्वाक, यहां पे आप पहले देखो इस आर्टिस्ट को, तो ये जो आर्टिस्ट है ना, ये जो आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्ट यहां पे क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, माइम आर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी जानता हूं जो माइम आर्ट प्रेजेंट करते हैं, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। अपने कई फ्रेंड्स को जानता हूं। माइम आर्ट जो है, माइम आर्ट में आर्टिस्ट क्या करता है ना, आप इसके फेस पर ध्यान दीजिए, ये अपने फेशियल एक्सप्रेशन को मोस्टली यूज करते हैं, अपनी फेशियल एक्सप्रेशन को, और बिना बोले, ये डायलॉग का सहारा नहीं लेते हैं, तो बिना बोले अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ही, थोड़ा बहुत अपने हैंड मूवमेंट से ही ये पूरी कहानी कहा जाते हैं। कई बार सच कहने के लिए माइक लेकर चेस्ट थंपिंग की जरूरत नहीं होती। अगर आपके काम में शिद्दत है, आपके काम में सच्चाई है, तो वो सच झलकता है, चाहे दुनिया कितना भी कोशिश कर ले आपको पीछे खींचने का, आपको दबाने का। ये माइम आर्टिस्ट भी कुछ वैसे हैं कि तुम मुझे बोलने को डायलॉग नहीं दोगे, लेकिन मैं अपने फेशियल एक्सप्रेशन से सब कह लूंगा। इसी को माइम आर्ट बोलते हैं। तो निर्वाक, अब जर्नल का नाम क्या रखा गया, निर्वाक। इसका एक मीनिंग ये भी हो सकता है, जर्नल का, निर्वाक का मीनिंग हम एक ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपको बोलने को वाक नहीं है, वाक नहीं है, वाक्य नहीं है, सेंटेंस नहीं है, फिर भी आप अपनी बातें कह रहे हैं। यही है जर्नल निर्वाक। पहला स्टेटमेंट क्या, इट इज द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द मैगजीन। एक्चुअली गाइस ये इनॉग्रल एडिशन नहीं है, ये पहला एडिशन नहीं है। एक्चुअली में ये कौन सा एडिशन है, 4th एडिशन है ना। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरा क्या, इट होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट एवर मल्टीलिंगुअल इंटरनेशनल माइम जर्नल। एकदम सही बात है जी, कि ये इंडिया का पहला मल्टीलिंगुअल है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में आएगा, इंटरनेशनल माइम जर्नल है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारा आंसर क्या हो गया, सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि ये पहला एडिशन नहीं 4th एडिशन है, लेकिन इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टीलिंगुअल माइम जर्नल है, जिसको लॉन्च किया गया, जिसका फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया गया था 2010 में, और 4th एडिशन कब लॉन्च किया गया भैया, 2025 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट असम लेजिस्लेटिव असेंबली। असम लेजिस्लेटिव असेंबली के जब हम हिस्ट्री पर जाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में तो इसके सेशन हुए वो ठीक बात है, अब हम इसकी हिस्ट्री पर जाएंगे। प्रेजेंट में इसका एक स्पेशल सेशन गुवाहाटी से बाहर किया गया, मतलब दिसपुर से बाहर किया गया। कहाँ किया गया है, तुम मुझे बताओगे जरा कि इसका एक सेशन, स्पेशल सेशन कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, आसाम में किस प्लेस पर ऑर्गेनाइज किया गया है, ये तुम मुझे बताओगे। पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 असम गेन्ड अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर कंप्राइजिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब हिस्ट्री की क्लासेस याद करो, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस। मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस जब मैंने तुम लोगों को करवाया था, और इसलिए हिस्ट्री डिटेल में पढ़ने वाली बात है, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाने वाले, भगा भगा कर पढ़ाने वाले यही नुकसान कर देते हैं। तो डिटेल में जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमने क्या देखा कि 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना गाइज, इससे बाई कैमरल लेजिस्लेचर तो आया था, बट कहाँ आया था बाई कैमरल लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेवल पर आया था। ये जो आसाम की हम बात कर रहे हैं, आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये तो ब्रिटिश के टाइम में प्रोविंशियल लेवल हो गया ना गाइज। तो प्रोविंशियल लेवल पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर कब आता है, बता दो जरा, मैं 1 सेकंड का पॉज लेता हूं। कब आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बाई कैमरल लेजिस्लेचर प्रोविंसेस में आया था, 1919 से बाई कैमरल लेजिस्लेचर सेंट्रल लेवल पे आया था। और बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। दूसरा क्या है, द फर्स्ट सिटिंग ऑफ इट्स लोअर हाउस द असम लेजिस्लेटिव असेंबली टुक प्लेस ऑन 7 अप्रैल 1937 इन द असेंबली चैम्बर एट शिलोंग। करेक्ट स्टेटमेंट है जी। इसका पहला जो सिटिंग था असम लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो 1937 में शिलोंग चैम्बर में किया गया था। अब आप मुझे बताइए, जब 1937 में बाई कैमरल लेजिस्लेचर बना, मतलब 2 हाउसेस बने, बट इंडिपेंडेंस के बाद क्या डिसाइड किया गया, इंडिपेंडेंस के बाद से भी डिसाइड किया गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम लोग अपर हाउस बोलते हैं। तो तुम मुझे ये बताओगे कि क्या अभी आसाम की गवर्नमेंट चाहे तो क्या प्रोसेस होता है, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि प्रोसेस क्या है एबॉलिशन और क्रिएशन का लेजिस्लेटिव काउंसिल का।
आंसर आपको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आसाम साहित्य सभा की बात करते हैं। आसाम साहित्य सभा जो आसाम के साहित्य और साहित्य से जुड़े जो डिग्निटरीज हैं, जो स्टॉलवर्ड्स हैं, उनके रेस्पेक्ट, उनके प्रमोशन, उनके प्रोटेक्शन के लिए किया गया है, लिटरेचर के प्रोटेक्शन प्रमोशन के लिए। पहला स्टेटमेंट क्या, इट वॉज फाउंडेड इन दिसंबर 1917 इन आसाम इंडिया टू प्रमोट द कल्चर ऑफ आसाम एंड असमीज लिटरेचर। एकदम सही बात है जी। 1917 में आसाम इंडिया, आसाम में आसाम के लिटरेचर को, आसाम के कल्चर को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। 1917 का टाइम जब इंडिया में होम रूल मूवमेंट चल रहा था, है ना। 1917 का होम रूल मूवमेंट जो है, और 1917 की हम बात कर रहे हैं ना, तो तुम मुझे एक आंसर बताओगे अभी कमेंट सेक्शन में। देखो, इसको बोलते हैं पढ़ाई करना। ऐसे करके हम लोग आसाम प्रहरी करेंगे अब, है ना। सिर्फ भगा भगा के नहीं, डिटेल में करेंगे ताकि हर एस्पेक्ट टच करें। एनुअल सेशन क्या, तो एनुअल सेशन के प्रेसिडेंट कौन है, मुझे तुम ये बताओगे। 1917 के एनुअल सेशन के प्रेसिडेंट कौन है, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ा है तुमने। पहला स्टेटमेंट करेक्ट। इट्स ओनली ब्रांच आउटसाइड इंडिया वाज लॉन्च्ड इन सिंगापुर ऑन 28 जुलाई 2019। अब देखो, ये स्टेटमेंट ना पार्सली करेक्ट है। पार्सली करेक्ट कैसे, कि इसका एक ब्रांच इंडिया के बाहर सिंगापुर में 28 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। ये स्टेटमेंट पार्सली करेक्ट है, बट ये ओनली ब्रांच नहीं है, तो स्टेटमेंट ओवरऑल रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसके ब्रांचेज इंडिया के बाहर लंदन में भी हैं, शिकागो में भी हैं। शिकागो में क्यों है भैया, रिलेशन बताना जरा मुझे। थर्ड स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग हो चुका है गाइज, क्योंकि शिकागो लंदन में भी है। द इनॉग्रल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट शिवसागर इन 1917 विथ पद्मनाथ गोहाइन बोरवा जी एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। एकदम सही बात है जी। अभी मैं पद्मनाथ गोहाइन बोरवा जी के बारे में भी आपको एमसीक्यू दूंगा, जो आप मुझे करके बताओगे। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 और 3 ओनली। ठीक है, अब हम जरा यहाँ आसाम साहित्य सभा के बारे में और एग्जाम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। तो 1917 में स्थापना, और ये शिवसागर में। अभी प्रेजेंट में हेडक्वार्टर की बात करें, प्रेजेंट में हेडक्वार्टर इसका जोरहाट में है, चंद्रकांत हैंडिक भवन जोरहाट में। चंद्रकांत हैंडिक जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है आसाम में, आप ये मुझे बताइएगा। इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट हम बात कर चुके हैं, स्वर्गीय पद्मनाथ गोहाइन बोरवा जी हैं इसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट। 1917 में स्थापना हुई थी। आसाम साहित्य सभा पत्रिका भी, मतलब आसाम साहित्य सभा जर्नल भी इशू करता है, लॉन्च करता है, जिसका पहला एडिशन 1927 में आया। जब पहला एडिशन आया तो इसके फाउंडर एडिटर कौन थे, चंद्रधर बरुआ जी। अब इनका भी अपना एक कंट्रीब्यूशन है। चंद्रधर बरुआ जी ये फाउंडर सेक्रेटरी हैं आसाम साहित्य सभा पत्रिका के, साथ ही साथ एडिटर भी हैं, जो आगे जाकर आसाम साहित्य सभा के सेकंड प्रेसिडेंट भी बनते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी रिसेंटली ना PYQ में पूछा गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि इन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट किया था। किन्होंने पार्टिसिपेट किया था, श्री बरुआ जी ने, अब स्वर्गीय चंद्रधर बरुआ जी ने। तो स्वर्गीय चंद्रधर बरुआ जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट किया, आसाम साहित्य सभा के सेकंड प्रेसिडेंट भी बनते हैं, और आसाम साहित्य सभा पत्रिका के पहले एडिटर जनरल भी थे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जब हम आसाम साहित्य सभा की बात करते हैं तो आसाम साहित्य सभा इनकम्प्लीट रहेगा बिना किन की बात किए, पद्मनाथ गोहाइन बरुआ जी के। तो पद्मनाथ गोहाइन बरुआ जी जो कौन है, जो हैं, उनसे रिलेटेड मैंने तुम्हें 3 स्टेटमेंट दिए हैं। दैट ही इज रिगार्डेड एज पितामह, भीष्म पितामह। महाभारत में वो सबसे रेस्पेक्टेड थे, उनकी रिस्पेक्ट सब करते थे। हम पितामह किनको बोलते हैं, अपने घर में जो हमारे बुजुर्ग होते हैं ना, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, जिनके छांव में पलकर हम बड़े होते हैं, उन्हें पितामह बुलाए जाते हैं। तो इनको असमीज लिटरेचर का पितामह बुलाया जाता है, याद रखिएगा। ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव हिम द टाइटल ऑफ राय बहादुर, रिस्पेक्टफुल टाइटल, रिस्पेक्ट के साथ दिया गया। अ रेयर ऑनर कॉन्फर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू एन असमीज पर्सन। इनके कल्चर के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए इनको राय बहादुर के टाइटल से सम्मानित किया गया था। बड़ी अच्छी बात है, सेकंड भी करेक्ट। हिज नोबेल भानुमती पब्लिश्ड इन 1890 इज द फर्स्ट असमीज नोबेल, अगेन करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल द 3 आर करेक्ट। आप इनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं एग्जाम स्पेसिफिक, ये आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं निर्माण सखी स्कीम पर। अब आप यहाँ पर एक जो राइट साइड में आपके स्लाइड में जो है इमेज मेंशन है, आप यहाँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को देख सकते हैं, और निर्माण में मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देख सकते हैं। तो निर्माण सखी ऐसे ही कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हैं, इनके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए, ईजी बनाने के लिए निर्माण सखी स्कीम लॉन्च किया गया है। इट इज एन इनिशिएटिव बाय असम बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। एकदम सही बात है जी, कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनको बस रजिस्टर्ड करने की जरूरत है, और रजिस्ट्रेशन करना बड़ा आसान है।
आपको अपने आधार को ई श्रम पोर्टल से लॉन्च करना है। आप बड़े इजीली रजिस्टर कर सकते हो ऑनलाइन जाकर, मतलब जिन्हें भी रजिस्ट्रेशन करवाना है ये इन्फॉर्मेशन तुम शेयर कर सकते हो। दूसरा क्या है, आफ्टर ईयर्स ऑफ लेबर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कैन रिटायर विथ डिग्निटी थ्रू द जनरल पेंशन स्कीम। अब ये ना देखो बड़ी बात होती है, तुम लोग, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तुम लोग जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो तुमको तो बिल्कुल गाइज क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। पर इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का क्या, इनके पेंशन का क्या? तो अपने डिग्निफाइड लेबर करने के बाद, क्योंकि लेबर मेहनत जो है ना, जो इंसान मेहनत कर रहा है उस मेहनत का उसको फिर फल मिलना चाहिए रिटायरमेंट के एज में, जब वो फिर उतने लगन से 60 साल के बाद मेहनत नहीं कर पाता है। 60 साल 60 ईयर्स बोला मैंने, मतलब हिंट मिल गया कि 60 ईयर्स के बाद मिलेगा। तो आगे इनको पेंशन भी मिलेगा। कितना पेंशन मिलेगा ये हम देखेंगे। इफ अ पेंशनर पासेस अवे देयर स्पाउस रिसीव्स 50% ऑफ द पेंशन अमाउंट, कि अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उसके स्पाउस को 50% पेंशन का अमाउंट मिलेगा। अगेन ये भी करेक्ट बात है जी। तो तीनों स्टेटमेंट क्या हो गए, करेक्ट हो गए इसके, ठीक है। इसके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये 1 और 2 ओनली कैसे हो गया वहाँ, अभी सही कर लेते हैं हम इसको। इसका क्या होगा जी, तीनों स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट है, तीनों करेक्ट है, तीनों करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो क्या क्या फाइनेंशियल सेफ्टी के लिए है, कैसा कैसा फाइनेंशियल सपोर्ट है। जैसे कुछ बेसिक डिटेल्स देखें तो अगर किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर की नेचुरल डेथ होती है तो 50,000 रुपये उसको मिलेंगे। एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 3 लाख रुपये मिलेंगे, मतलब उसकी फैमिली को, है ना। किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर की डेथ हो गई तो उसकी फैमिली को मिल जाएगा। जनरल पेंशन क्या है कि 60 साल की एज के बाद आप पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, आपको 2,000 रुपये प्रति मंथ मिलेगा। और अगर उन वर्कर की डेथ हो जाती है तो उनके स्पाउस को कितना, 50% ऑफ द पेंशन अमाउंट मिलेगा। यही हमने थर्ड स्टेटमेंट में देखा था, इसलिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं जी। हाँ, ये बात है कि आपको 3 साल कम से कम कंसिक्यूटिवली आपको पैसे जमा करने हैं, आपको रजिस्टर करके रखना है, तब जाके आप पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट इसको कर रहा है, तो अंडर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर वेलफेयर। और साथ में ये जो वेलफेयर बोर्ड है, आसाम बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, ये इस स्कीम को, ये इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन एक डिग्निटरी श्री पद्म भूषण से सम्मानित श्री जतिन गोस्वामी जी के बारे में। पहला क्या, ही इज द फर्स्ट एंड द ओनली पर्सन टू फॉर्म मोबाइल कल्चर ग्रुप फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सेट्रिय डांस एंड अंकिया नाट भावनाज। एकदम सही बात है। और ऐसे ना देखो, ऐसे फैक्ट ना प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं और ये वेरीफाइड फैक्ट है गाइज, PIB गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहां पर जाकर आप फैक्ट को चेक कर सकते हो, एकदम वेरीफाइड है कि ये पहले पर्सन है एंड द ओनली पर्सन है जिन्होंने मोबाइल कल्चर ग्रुप का परफॉर्मेंस किया सेट्रिय डांस एंड अंकिया नाथ भावना को और प्रमोट करने के लिए, ताकि ये जो आसाम का कल्चर है और प्रमोट हो और बढ़े। दूसरा क्या, ही बिकेम वेल ट्रेंड अप इन मल्टी कलर्ड एसएमएस फोक सॉन्ग्स डांसेस एंड अंकिया नाट अंडर द गाइडेंस ऑफ कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा। कल परसों भी मैंने PYQ में आपको इनके बारे में करवाया था, अ स्टॉलवर्ट, अ लेजेंड इन द कल्चर ऑफ आसाम। तो इनके अंडर ही इन्होंने आसाम के फोक सॉन्ग, आसाम के डांस, आसाम के कल्चर के बारे में, अंकिया नाट के बारे में शिक्षा ग्रहण की। गुरु के नाम को आगे बढ़ाना, देखो कितने बढ़िया से इन्होंने किया है। सेकंड इज करेक्ट। थर्ड, हर गुरु की यही चाहत होती है कि उसका शिष्य मेहनत करे और बढ़िया करे। तुम्हारे माता पिता का, तुम्हारे टीचर्स का, हमारा सबका यही उम्मीद है तुमसे, बस आप पढ़ाई करते जाइए बिना डरे। थर्ड क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अर्लियर कन्फर्ड ऑन हिम पद्मश्री इन 2008। एकदम सही है, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है 2008 में। ऑल 3 आर करेक्ट जी। और आप यहाँ पे इनसे रिलेटेड और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, ऑल 3 करेक्ट है। और बाकी इन्फॉर्मेशन जैसे कि इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है ना। कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। कालिदास सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट देती है, MP गवर्नमेंट। कालिदास, अ लेजेंड ऑफ संस्कृत क्या प्लेज। मुझे नाम बताओगे 2-3 संस्कृत प्ले इनके, बताना कमेंट सेक्शन में। ही ऑल्सो फाउंडेड प्राग ज्योति कला परिषद, है ना। प्राग ज्योति कला परिषद का भी फाउंडेशन इन्होंने किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ लेजेंड कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा हाँ, ये जो स्लाइड है ये पद्म अवार्ड्स का है कि मैंने पद्म अवार्ड्स के हर एग्जाम स्पेसिफिक डिटेल्स आपको यूट्यूब पर पहले ही करवा दिया था जब पद्म अवार्ड्स अनाउंस हुए थे। आप स्मार्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पर जाकर ये पद्म अवार्ड्स वाले वीडियो भी ये कौन से प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, ये मिसलेनियस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप मिसलेनियस प्लेलिस्ट में जाओगे, जो प्लेलिस्ट यूट्यूब पर रहते हैं, वहाँ जाकर आप यहाँ पर सारे वीडियोस देख सकते हो पद्म अवार्ड्स वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आज का सेशन ऐसे डिटेल में चल रहा है, बट डिटेल में ही हमें पढ़ाई करनी है ना, सिर्फ ऊपर से लीपा पोती नहीं करनी है। इसलिए अब जब मैं करवाऊंगा तो डिटेल में पढ़ोगे तुम लोग। नेशनल ट्राइबल फिल्म एंड लिटरेचर फेस्टिवल 2025 आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर श्री रोनोस पेगू जी
ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने नेशनल ट्राइबल फिल्म एंड लिटरेचर फेस्टिवल जो कि ऑर्गेनाइज करवाया किसने, आसाम इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फॉर ट्राइबल्स एंड शेड्यूल कास्ट ने, विच वॉज स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब यूनियन मिनिस्ट्री इसको स्पॉन्सर कर रही है। और आप यहाँ आसाम के भी रिस्पेक्टिव मिनिस्टर सर को देख रहे हैं। तो स्टेट की गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, ये मिलकर ये नेशनल ट्राइबल फिल्म एंड लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवा रही है, जिससे ट्राइबल कल्चर को, ट्राइबल आर्ट को और प्रमोशन मिल सके, लिटरेचर को और प्रमोशन मिल सके। पहला स्टेटमेंट का, द फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय आसाम इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फॉर ट्राइबल एंड शेड्यूल कास्ट। आप यहाँ देख सकते हैं आसाम इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च फॉर ट्राइबल एंड शेड्यूल कास्ट, हाँ जी, एंड द यूनियन मिनिस्ट्री है ना ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। स्टेट की तरफ से हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर रिप्रेजेंट कर रहे थे। दूसरा क्या, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेस्टिवल वॉज टू प्रमोट ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉमर्स। पहला तो करेक्ट था, लेकिन यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ आ गया। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बाकी प्रमोशनल इवेंट्स हैं, बाकी इवेंट्स हैं, बट ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं था। ये किसके लिए भैया, तो आर्ट को प्रमोट करने के लिए, लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए। सेकंड रॉन्ग। थर्ड क्या, द फेस्टिवल विल फीचर बोथ लिटरेचर एंड फिल्म सेशन रिप्रेजेंटिंग द रिच स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस और ओवर 10 डिफरेंट लैंग्वेजेज। यस, 10 डिफरेंट ट्राइबल लैंग्वेजेज को, इनसे रिलेटेड रिच स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशंस को, लिटरेचर को, फिल्म सेशन को प्रमोट किया जाएगा। थर्ड इज करेक्ट। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम किसकी बात कर रहे हैं, नेशनल, हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट सोशल वर्क इनक्लेव की। फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट सोशल वर्क इनक्लेव का सबसे पहले ना इस वर्ड को समझो, सोशल वर्क इनक्लेव को समझो, फिर हम बाकी डिटेल समझेंगे। तो इस सोशल वर्क इनक्लेव का मेन पर्पस क्या है कि जो सोशल वर्क होता है ना, जब समाज के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर, समाज कैसे बनता है, हम सबसे बनता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया वी मेक द सोसाइटी। हम जैसे रहेंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे को उसका कलर देखकर, उसका धर्म देखकर, उसकी जाति देखकर, उसका लैंग्वेज देखकर, उसका स्टेट देखकर, उसका क्लास देखकर, इकोनॉमिक क्लास देखकर अगर डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, एक दूसरे को भारतीय मानकर ट्रीट करते हैं, तो हमारी सोसाइटी बेहतर होती है। और फिर जो हम वर्क करते हैं वो हमारा सस्टेनेबल या ग्रोथफुल सोशल वर्क कहलाता है। तो पहला फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट सोशल वर्क कॉन्क्लेव क्या है, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, वर्ल्ड सोशल वर्क डे इज एन एनुअल इवेंट सेलिब्रेटेड ऑन द 3rd ट्यूसडे ऑफ मार्च। एकदम सही बात है, 3rd ट्यूसडे ऑफ मार्च को वर्ल्ड सोशल वर्क या इंटरनेशनल सोशल वर्क डे, इंटरनेशनल सोशल वर्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल 2025 में ये कौन से डेट को पड़ा था, ये तो मुझे कैलेंडर देखकर बता देना, बाकी 3rd ट्यूसडे को होता है मार्च के। पहला करेक्ट है। दूसरा क्या, इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन आवाज फाउंडेशन इन एसोसिएशन विद द BTR, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, और इंडियन आवाज फाउंडेशन ने मिलकर इस चीज को ऑर्गेनाइज किया था। एकदम सही है, दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब, बड़ा अच्छा काम है ये। यहां पर जो डिग्नेटरीज प्रेजेंट है, आप मुझे इनके नाम बता सकते हैं कि ये डिग्नेटरीज कौन कौन से डिग्नेटरीज प्रेजेंट है, राइट, आप मुझे बताइए। थर्ड क्या है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्क्लेव वाज टू प्रमोट ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉमर्स। नहीं, ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉमर्स इसका पर्पस नहीं था। इसका पर्पस है ना सिर्फ ट्राइबल बल्कि ओवरऑल सारा जो समाज है वो समाज एक साथ मिलकर काम करे, ट्राइबल नॉन ट्राइबल के डिफरेंसेस को भुलाकर, ये इसका पर्पस था। तो थर्ड रॉन्ग हो गया। फोर्थ क्या, द इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ एन एनुअल मूवमेंट टू रिकॉग्नाइज एंड एम्पावर सोशल वर्क प्रोफेशनल्स अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट। एकदम सही बात है जी। तो 1, 2 and 4 हमारा आंसर है। ठीक है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी सोशल वर्क प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग भी समाज के कार्य में जुड़े रहते हैं, उनके वर्क को रिकॉग्नाइज करना, आगे प्रमोट करना, यही पर्पस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, बट प्रैक्टिस क्वेश्चन आगे बाकी है, इसलिए भागना नहीं कहीं। ये देखो क्यूट सा गोल्डन लंगूर दिख रहा है और हम इस गोल्डन लंगूर की बात करेंगे। प्रोटेक्टेड स्पीसीज है, राइट। दीज आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन आसाम, इंडिया एंड नेबरिंग भूटान। एकदम सही बात है जी, ये एक्सक्लूसिवली आसाम, इंडिया में और हमारे पड़ोसी भूटान में मिलते हैं। इट इज डायर्नल स्पीसीज, मतलब जो अपना मोस्टली काम डायर्नल स्पीसीज क्या करता है, डे टाइम में करता है। जैसे हम लोग अपना मोस्टली काम डे टाइम में करते हैं। हाँ, तुम्हारा प्रीलिम्स आ रहा है तो मैं भी अभी रात को 12 बजे बैठकर तुम्हारे लिए सेशन रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, फिर बाकी क्वेश्चंस भी तुम्हारे लिए बनाएंगे, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम हमारा एग्जाम है। हम तुमको बीच में छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं, है ना, तुम्हारे साथ हैं। एंड प्राइमरली एर्बोरियल इन नेचर। एर्बोरियल इन नेचर मतलब अपना मोस्टली टाइम कहाँ पर व्यतीत करता है, मोस्टली टाइम कहाँ व्यतीत करता है, ट्रीज के ऊपर। ठीक है, तो यस, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। द IUCN हैज क्लासिफाइड इट इनटू वल्नरेबल कैटेगरी व्हाइल अपेंडिक्स 1 इन साइट्स। अब देखो यहाँ पर गाइज क्या है ना, ये ना पार्शियली करेक्ट फिर से है। पार्शियली करेक्ट कैसे है कि साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, बिल्कुल, मतलब प्रोटेक्शन इसका काफी हाई है, हाईली प्रोटेक्टेड है, राइट, हाईली प्रोटेक्टेड है। लेकिन IUCN में वल्नरेबल नहीं है।
IUCN में हमारे क्यूट से गोल्डन लंगूर का स्टेटस क्या है भैया? इंडेंजर्ड है ना, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फोर्थ, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लिस्ट द गोल्डन लंगूर इन शेड्यूल 1 इंश्योरिंग हाईएस्ट स्ट्रिंजेंट प्रोटेक्शन मेजर्स। हाँ जी, शेड्यूल 1 में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, तो सी आंसर हो गया 1, 2 एंड 4। IUCN स्टेटस याद रखना और साइट्स का स्टेटस और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, ठीक है। इस तरह से स्पीसीज को किया जाता है, उसके हर डिटेल्स को जानकर। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से नए MCQ करेंगे प्रीलिम्स को टारगेट करके, आसाम प्रहरी के नेक्स्ट स्पेशल सेशन में, और रेगुलर सेशन तो संडे को होगा ही। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने जो आसाम के PYQ से तुम्हारे लिए ढूंढे हैं, इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस का आंसर मैं तुमसे कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए, और कमेंट सेक्शन में सिंसियरली मुझे आंसर चाहिए। जो भी सिंसियर एस्पिरेंट है उसको आंसर करना है, क्योंकि तुम आंसर नहीं करोगे तो फिर प्रैक्टिस कैसे होगी? एग्जाम देना है कि नहीं, किसी बतौलाबाजी नहीं करनी है ना, बातें नहीं करनी है। पहला इसका आंसर दोगे, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दोगे। सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आप स्क्रीन पॉज करके भी आंसर कर सकते हैं या डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट जो आपके कमेंट सेक्शन में अटैच होगा। थर्ड ये क्वेश्चन रहा काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड। फोर्थ क्वेश्चन रहा आपको इंडियन एग्रीकल्चर, जिसमें 2 टाइप्स के क्रॉप्स है, रबी और खरीफ से रिलेटेड। आसाम में भी रबी खरीफ दोनों टाइप के क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है। फिफ्थ डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल्स या मेला से रिलेटेड। ये आज के स्पेसिफिक आसाम प्रहरी सेशन का पर्पस था। अब इसी तरह से हम लोग स्पेसिफिक आसाम प्रहरी सेशन भी करेंगे और डिटेल में भी आसाम प्रहरी सेशन करेंगे। हम हमेशा आपके साथ हैं, इसलिए कहीं से भी किसी बात पर घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी किसी भी टाइप का रीमर फैलाए, आपको परेशान करने की कोशिश करे, आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।